प्रिय मित्रों, नमस्कार। बिहार में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार से संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं। बाजार में उपलब्ध जो भी किताबें बिहार के संदर्भ में होती है या फिर कोचिंग संस्थानों के द्वारा छात्र लोगों को जो भी बिहार के संदर्भ में मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसकी गुणवत्ता बेहद खराब होती है। उनमें सूचनाओं का अथाह भंडार होता है। तो हमने कोशिश की है कि बिहार के संदर्भ में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अमूमन पूछी जाती हैं या उसके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। हालाँकि वीडियो की गुणवत्ता काफ़ी ख़राब होगी चूँकि हमारे पास में संसाधनों का अभाव है। इसी वजह से आप इसे क्विक रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की आकृति की बात कर लें। सबसे पहले बिहार की नदियों से हम शुरू करते हैं। वैसे तो हमारे देश में नदियों का मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। नदियों को माँ कहकर बुलाया जाता है या विश्व की जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताएं हुई है, आप जान चुके हैं कि उन वो भी सभ्यता जो है कहीं न कहीं नदी के किनारे ही पनपी थी। इनसे संदर्भित यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछ लिया था कि आखिर क्या कारण है कि विश्व की प्राचीनतम जितनी भी सभ्यताएं हैं नदी घाटी क्षेत्रों में ही पनपी। खैर हालाँकि ये आप जानते हैं, तो मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता। अब फैक्ट बेस्ड हम आते हैं और चीज़ों को बारी-बारी से देखते हैं। बिहार को गंगा नदी 2 भागों में बाँटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में। गंगा नदी की कुल लंबाई ऑल ओवर इंडिया की बात कर लें तो 2525 किलोमीटर है। ये बांग्लादेश भी इंक्लूड है इसमें। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है, याद रख लीजिएगा। बिहार में बहने वाली सीमा निर्धारक नदियाँ जो हैं, जो अन्य राज्यों से मतलब के साथ में सीमा साझा करती है और बिहार के साथ, तो वो नदियाँ हैं घाघरा, गंडक, कर्मनासा, गंगा। ये 4 नदियाँ हैं जो बिहार और अन्य राज्यों के बीच में सीमा बनाती है। जैसे घाघरा की बात कर लेंगे, घाघरा, गंडक या कर्मनासा या फिर गंगा, ये चारों राज्य मतलब नदियाँ जो है ना, वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक बिहार में मार्ग बदलने वाली नदी जो है वो कोसी है। 730 किलोमीटर नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है और इसे सौरो ऑफ बिहार यानी बिहार का सुख भी कहा जाता है। बिहार की आकृति जो है वो आयताकार है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर अर्थात 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार का शोक यानी सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी जो है वो कोसी नदी है। ये गोसाई धाम से निकलती है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रख सकते हैं कि भैंसालोटन बांध ये गंडक नदी पे है। अब ये तो जान चुके हैं आप कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। अब इसके अतिरिक्त आप अन्य नदियों के उद्गम स्थान के बारे में या फिर वो जिन नदियों की सहायक नदी है वो मतलब उनसे कहाँ पे मिलती है, तो ये सारणी आप देख सकते हैं। गंडक नदी ये मध्य हिमालय से निकलती है और पहलेजा घाट के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी को नारायणी, गंडकी, सालिग्रामी, ओ सदानीरा सॉरी कहते हैं, सदानीरा के नाम से भी जाना जाता है। माफ़ कीजिएगा, वो सदानीरा जो है इंटरमीडिएट के हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पार्ट है और इसमें ये बताया जाता है कि ये गंडक जो है ना, वो गंगा की बहन है जो अपना मार्ग बदलते जा रही है। इसी वजह से गंडक नदी के किनारे वो पर्यटन स्थल नहीं बन पाए जिस तरह की अन्य नदियों के किनारे हैं। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड से और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। घाघरा नदी इसे सरयू भी कहा जाता है। ये हिमालय की नामपा श्रेणी से निकलती है और छपरा के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक ये सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है और खगड़िया के पास जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी ये सप्तकोशिकी से निकलती है और सप्तकोशिकी गोसाई धाम से और ये पूर्णिया के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। महानंदा नदी ये महाभारत श्रेणी से निकलती है और कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। बागमती नदी और कमला नदी के बारे में आप याद रखिएगा। सोन नदी ये अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश में है ये और ये दानापुर पटना में मिल जाती है। उसके अतिरिक्त कर्मनासा नदी से अपवित्र नदी कहा जाता है। ये विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और चौसा बक्सर बिहार में मिल जाती है। ये सवाल पूछ लेता है कि गंगा नदी बिहार के किस राज्य से किस जिले से प्रवेश करती है, तो वो बक्सर है। पुनपुन मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है और ये फतुहा के समीप जो है गंगा नदी में मिल जाती है। फल्गु जिसे निरंजना नदी भी कहा जाता है
और बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है इसे। ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये बिहार के ताल क्षेत्र में आने के बाद गंगा नदी में मिल जाती है। अब जानते हैं कि कृषि जो है मतलब बिहार में सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है। जहाँ एक और उत्तरी बिहार बाढ़ से पीड़ित है तो दक्षिणी बिहार सुखाड़ से। इसके इतर बिहार में सिंचाई की सुविधाओं का विकास करने के लिए नदियों से नहरें निकाली गई है। कुछ महत्वपूर्ण नहरें जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं तो उसे देख लीजिए। त्रिवेणी नहर जो कि गंडक नदी पे है, तिरहुत नहर ये भी गंडक नदी पे है, सारण नहर ये भी गंडक नदी पे है, तेऊर नहर ये भी गंडक नदी पे है और राजपुर नहर ये कोसी नदी पे है। इसके अतिरिक्त आप जो भी नहर देखेंगे उन नदियों के नाम से ही संबंध होंगे तो मैंने उसे स्किप कर दिया है। अब यहाँ पे आप ये बिहार के वैसे ज़िले हैं जो खनिज संसाधन से संपन्न हैं। हालांकि हम देखेंगे आगे वाले पेज में इसके बारे में। तो ये मैप आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसकी इसका पृष्ठभूमि बता देना आप लोगों के लिए आवश्यक है। जिस समय मतलब बिहार और झारखंड एक संयुक्त प्रांत था। खनिज संसाधनों के मामले में बिहार काफ़ी धनी था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को अलग कर दिया गया। इसी वजह से 15 नवंबर को इस वजह से किया गया था कि वो बिरसा मुंडा का जन्मदिन था। जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है 15 नवंबर को। और सारे खनिज संसाधन से संपन्न इलाके जो झारखंड के हिस्से में चले गए। बिहार के वैसे हिस्से जो झारखंड से सटा हुआ है वहाँ पे खनिज संसाधनों की इकाई प्रतिशत में जो है मात्रा लगभग 2-3 करीब परसेंट खनिज बिहार में पाई जाती है। अब पर्टिकुलर रूप से इन्हें आप देखेंगे तो हालांकि यहाँ पे पेज फट गया है तो बहुत पहले मैंने नोट्स बनाया था। चलिए, पायराइट जो है ये रोहतास में पाया जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, पायराइट रोहतास में पाया जाता है। पायराइट्स का उपयोग उर्वरक उद्योग में किया जाता है। चूना पत्थर ये रोहतास और कैमूर दोनों जिलों में। सीमेंट उद्योग में इसका काम आता है। अभ्रक नवादा और गया में विद्युत उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोना जमुई जिला में पाया जाता है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ये मुंगेर खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं और एल्युमिनियम उद्योग में बर्तन उद्योग आप लिख सकते हैं। क्वार्टजाइट ये भी मुंगेर में भवन निर्माण सामग्री बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चीनी मिट्टी भागलपुर और मुंगेर में ये बर्तन और विद्युत उपकरण में। सोरा बेगूसराय और सारण में। तो यूरेनियम गया में पाया जाता है। आप ये याद रख लीजिएगा, यूरेनियम गया में पाया जाता है। और कोयला जो है वो खनन उद्योग औरंगाबाद में है। कुछ पेज पेज का जो हिस्सा है यहाँ पे फटा हुआ है, माफ़ कीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ। अब आगे की बात कर लें तो खनिज वितरण तो आप लोग देख चुके हैं। तो थोड़ा सा यहाँ मैप में आप देख लीजिए। कैमूर रोहतास जहानाबाद गया नवादा या बराक वाला इलाका है नवादा। जमुई मुंगेर बांका भागलपुर ये खनिज संसाधन से संपन्न इलाके हैं। इसके अतिरिक्त जो तथ्य यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है उसे आप देख लीजिएगा। हालांकि खनिज संसाधनों से ज़रा सा भी संबंध नहीं है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है तो उसे देख लेना बनता है। बिहार में वो 3 महाजनपद था अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी, मगध, राजगिरी और बजी जिसकी राजधानी वैशाली थी। सीता जलकुंड जो है गर्म जलकुंड है। और मुंगेर का करमटिया क्षेत्र जो है ये सोना उत्पादन के लिए फेमस है, ये याद रख लीजिएगा। भीमबंध अभ्यारण्य मुंगेर में है। अगर आप सूचनाओं को देख रहे होंगे और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी गंभीरता के साथ कर रहे हैं तो इन कंटेंटों की अहमियत आपको समझ में आ रही होगी और आप पे इसे लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए, बिहार के मिट्टी के संदर्भ में आप देख लेते हैं। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। बिहार का जो उत्तरी वाला भाग है वो बाढ़ से पीड़ित रहता है। होता यह है कि ये जो प्लेट विवर्तनिकी आप पढ़े होंगे या फिर महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में। जब इंडियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ। तो वही बिहार की जो भूमि है ना वो ढलान अधिक है उत्तरी भागों में। इसी वजह से वहाँ की नदियाँ काफ़ी तेजी गति से बहती है, अपने आसपास अपने तटबंधों को तोड़ देती है, बाढ़ लाती है। जबकि दक्षिणी बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है।
ढाल काफ़ी कम है तो वो सुखाड़ से पीड़ित रहता है। चलिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कैवाल मिट्टी या करेल मिट्टी भी कहा जाता है। वैसे आप एनसीईआरटी की पुस्तकों को उलट कर देखेंगे तो इसे बांगर नाम दिया गया है। इसमें कंकर और बजरी पाई जाती है, जबकि ये नदियों के द्वारा जो है लाए गए निक्षेप से बनती है। अगर हाल फिलहाल में बाढ़ आई हो तो खादर मिट्टी का निर्माण होता है और वो काफ़ी उपजाऊ होती है। बिहार में होने वाली औसतन वर्षा 125 सेंटीमीटर है। बिहार का फड़किया क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए फेमस है। हालांकि नवीनतम आंकड़ों की बात कर लें तो कटिहार मक्का उत्पादन के मामले में फड़किया क्षेत्र को भी पीछे छोड़ दिया है। पूर्णिया और कटिहार ये जूट उत्पादन में आगे है। चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा ये खादर मिट्टी यहाँ पे काफ़ी अधिक है, इसका विस्तार मिलता है। दक्षिणी भाग में औसतन वर्षा तो देख ली 125 सेंटीमीटर होता है, ये रेनगेज से मापा जाता है। दक्षिणी भागों में 90 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, जबकि वो एक जैविक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। ये टाल क्षेत्रों में गंगा नदी का जो 5 किलोमीटर का जो पट्टी होगा उसमें ये रबी फसल के लिए उपयुक्त होती है। कैमूर की पहाड़ी कम उपजाऊ वाला जो भाग है कम उपजाऊ है। नालंदा सब्जी उत्पादन के लिए फेमस है। दक्षिणी बिहार की नदियों के किनारों की मिट्टी कगारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे की बात कर लेते हैं। आप मैप पर देख सकते हैं, ये आपका बिहार है। ये देख लीजिए मिट्टियों का वितरण। पर्वत पार्दिया मिट्टी जो है ये चंपारण वाला जो इलाका है, उसके बाद तराई मिट्टी नेपाल से सटा हुआ जो सीमावर्ती इलाका है। इसके अतिरिक्त गंगा नदी को देख सकते हैं, बिहार को 2 भागों में बराबर भागों में काट रही है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर भी आप देख सकते हैं, ये ब्लैंक है। और खादर मिट्टी योजक चिन्हों से संदर्भित है। लाल या पीली मिट्टी ये भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं। और लाल एवं बलुई मिट्टी ये कैमूर रोहतास का इलाका लिया हुआ है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी आप देख लिए हैं। तराई मिट्टी भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे किसका विस्तार है। वैसे आप बिहार के मैप को अपने मन मस्तिष्क में याद रखिए, चूँकि मिट्टी से संबंध कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आप बता दीजिएगा कि किस मिट्टी का विस्तार किन किन जिलों में है। अब बिहार एक सामान्य परिचय के तौर पे देखते हैं, हालांकि ये पहले आना चाहिए लेकिन बाद में आया है तो माफ़ कर दीजिएगा। बिहार का नाम बौद्ध भिक्षुओं के निवास के स्थान पे निवास रहा है, तो उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में एक बिहार नाम का शब्द आता है जो कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास को कहा जाता है, तो उसी के नाम पे बिहार का नाम बिहार पड़ा है। मध्यकालीन भारत में बिहार जो है बंगाल का अंग था। इस वजह से 22 मार्च 1912 को मतलब बंगाल से अलग करने की घोषणा हुई थी और 1 अप्रैल 1912 को बिहार का गठन कर दिया गया था। उस समय बिहार में 3 संयुक्त प्रांत थे, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये सब सम्मिलित रूप से था। 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा को अलग कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को अलग कर दिया गया। आप जानते हैं बिहार के अक्षांशीय विस्तार की बात कर लें, जिसे सतही नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, आप 6ठी कक्षा की एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए ज्योग्राफी को, तब जाकर के आप अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है उसे आप समझ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो है आपको फैक्ट के रूप में प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि हमारे पास कंटेंट होता ही नहीं है। कंटेंट क्या, वो आवश्यक सामग्री होती नहीं है कि आप लोगों को अच्छे से बताया जाए। तो चलिए बिहार के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि बिहार का आकार आयताकार है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 अर्थात 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है और राज्यों में बिहार का 12वां स्थान है। जबकि क्षेत्रफल में भारत की हिस्सेदारी की बात करें तो 2.86% है, ठीक है, क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% योगदान जो है बिहार का है भारत के कुल जनसंख्या में। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, जिलों की संख्या 38 है। सबसे नवीनतम जिला अरवल है जो कि जहानाबाद से काटकर बनाया गया है। अनुमंडलों की संख्या 101 है, जबकि प्रखंड 534 है। और पंचायत की बात कर लें तो वो 8300 के करीब पंचायत है। राजकीय पशु बैल है जो पहले रीछ हुआ करता था। राजकीय पक्षी गौरैया है जो पहले फाख्ता हुआ करता था। राजकीय मछली मांगुर है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। राजभाषा यहाँ पे 2 हैं, हिंदी और उर्दू। या
राजनीति से संबंधित कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषदों की संख्या 75 है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला देख चुके हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का भौतिक विभाजन करें तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक पर्वतीय भाग और दूसरा मैदानी भाग। एक पर्वतीय भाग और दूसरा मैदानी भाग। पर्वतीय भाग जो है वो 932 किलोमीटर में मतलब किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, रामनगर, दून, सोमेश्वर की पहाड़ी और दून घाटी। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। और मैदानी भाग को भी 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। हालांकि फैक्ट वाली चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसे इतने डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा। तो देख लीजिए अक्षांश और देशांतर, ये देख लीजिए कि देशांतर समय निर्धारक है और अक्षांश मौसम निर्धारक है, जलवायु निर्धारक है। यहाँ पर आप नदियों को देख सकते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन नदियाँ आ रही है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे कि कौन कौन नदियाँ सीमा निर्धारक नदियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बूढ़ी गंडक के बारे में आप लोग जान लीजिए, चूँकि मेरे गांव से ये नदी बहती है। तो ये बूढ़ी गंडक नदी जो है उस राह पे बहती है जहाँ पहले कभी गंडक नदी बहा करती थी, उसी का पद चिन्ह है ये। और इस उसी गंडक नदी के फलस्वरूप जो है बेगूसराय का जो कांवड़ झील है, जो बिहार का एकमात्र रामसर साइट है, वो बना हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, ये उल्टा हो गया, उल्टा नहीं हो गया, मतलब PDF फॉर्मेट में ही उल्टा है, माफ़ कीजिएगा। चलिए ठीक है, जैसा भी है हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। इसे देख लीजिए कि भारत जनगणना और बिहार जनगणना दोनों को एक साथ हमने रखा है। तो जो भी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ना, सबको एक जगह पे प्रोवाइड की गई है। तो आप लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा चीज़ पढ़ लेते हैं, जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से उनमें बहुत सारी ऐसी अनावश्यक चीज़ें होती है। तो स्मार्ट रणनीति अपनाइए, जो जो आपके काम की चीज़ है आप उसे ही रखिए। भारतीय जनगणना की बात करें तो 1872 में सबसे पहली बार जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जबकि 1881 से नियमित रूप से जनगणना शुरू हो गई लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। 10 वर्षों के अंतराल पे जनगणना होती है। 1921 में 21 के वर्ष को जनसंख्या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद से जनसंख्या का बढ़ना शुरू हो गया था। इससे पहले जनसंख्या वृद्धि जो है स्थिर रही थी। 1951 का जो वर्ष था वो लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण जनसंख्या बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो इंडिया का 68.8% आबादी गाँव में रहती है, जबकि सबसे प्रतिशत लिहाज की बात करें तो सबसे अधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत की दृष्टि से वो हिमाचल प्रदेश में है, जबकि शहरी आबादी इंडिया में 31% है और सबसे अधिक शहरी आबादी प्रतिशत के लिहाज से गोवा में रहती है। ठीक है, महाराष्ट्र में 5 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं। जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, आपके बिहार का तीसरा स्थान है, जबकि यूपी पहले पायदान पे है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है, जबकि सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो वो मेघालय का है 27.9%। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर आपका बिहार है। 25.4% बिहार की जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। और उसके बाद आपको शायद एक बात तो जानकर हैरानी होगी, बिहार का 48% आबादी जो है वो 18 वर्ष से कम उम्र का है। आने वाले दिनों में ये बिहार में जो है जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी को और अधिक बढ़ा देगा। वैसे ही टॉप पे हैं, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। यहाँ की सेक्स रेशियो की बात हो तो 943 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद 2001 के सेक्स रेशियो से 10 अधिक है, 943। 2001 में जो है 933 था। लिंगानुपात में केरला टॉप पे है, 1084 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे, और सबसे बॉटम पे हरियाणा है, 879 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। शिशु लिंगानुपात में 918 है लड़कियां प्रति 1000 लड़कों पे। शिशु लिंगानुपात में राज्यों की बात कर रहे थे, अरुणाचल प्रदेश टॉप पे है और हरियाणा बॉटम पे है। इसके अतिरिक्त अभी NFHS का एक रिपोर्ट आया था, जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया में जो है वो सेक्स रेशियो से संबंधित चीज़ें थी, जिसमें 1060 बताया गया था कि सेक्स रेशियो है शायद, मतलब
इंडिया का शायद, हाँ, और 1020 जो है वो बिहार का है। चलिए, हालांकि वो आंकड़ों में उलट पुलट हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या जो है, बिहार की कुल आबादी का 88.7% ग्रामीण हिस्सों में रहती है, जबकि शहरी आबादी की बात करें तो 11.3%। सबसे अधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत के लिहाज से समस्तीपुर में, और शहरी आबादी पटना में 43% के करीब रहती है। मधेपुरा जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में टॉप पे है, 1.1% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, जबकि गोपालगंज सबसे बॉटम पे है, 19% के करीब। चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार ये जनसंख्या के मामले में 3 शीर्ष राज्य हैं, जबकि सबसे छोटे राज्य की बात कर लें जनसंख्या के मामले में तो वो सिक्किम है, जबकि क्षेत्रफल में गोवा है। सिक्किम की जनसंख्या 6,10,000 सबसे कम है। चलिए, लिंगानुपात बिहार का 918 है, जिसमें सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, 1021 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों पे, और सबसे निचले पायदान पे मुंगेर है, 876 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों पे। शिशु लिंगानुपात 935 है, शिशु लिंगानुपात में टॉप पे किशनगंज है 971, जबकि बॉटम पे वैशाली है। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पहले पायदान पे है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। जनसंख्या घनत्व में शिवहर टॉप पे है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जबकि कैमूर सबसे निचले पायदान पे है, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। चलिए, जनसंख्या घनत्व के बारे में बिहार राष्ट्रीय आंकड़े की बात कर लेते हैं। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति। तो जनगणना वाला सेक्शन भी आपका यहीं में ख़त्म हो गया। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा। अब आते हैं बिहार उद्योग की बात कर लेते हैं। हालांकि ये आंकड़े काफ़ी पुराने हैं, तो माफ़ कीजिएगा। जीडीपी में वैसे अभी भी सेकेंडरी सेक्टर का योगदान जो है बिहार में 19% के ही करीब है, और सबसे औद्योगिकृत जिला जो है वो पटना है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये निवेश प्रोत्साहन नीति लाई गई थी 2016 में। हालांकि ये उद्योग से संदर्भित विकास के संदर्भ में बिहार ने अभी दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और इसके लिए ये जो उद्योग मंत्री हैं बिहार के शाहनवाज जी, माफ़ कीजिएगा, थे, उन्होंने पुरस्कार भी लिया था। बिहार स्टार्टअप नीति लाई गई थी 2017 में, उच्च प्राथमिकता नीति 2017 में, और बियाडा 1974 के एक्ट के तहत बनाया गया था। चलिए, बिहार के प्रमुख उद्योग और उसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। हाँ, भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये मोकामा में है, आप याद रख लीजिएगा। थर्मल पावर स्टेशन ये बरौनी में है। उर्वरक उद्योग ये बरौनी में है, इसे हर्ल भी कहा जाता है। बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना ये मुंगेर में है। सिगरेट कारखाना से चलिए, जूट उद्योग पूर्णिया में है, ठीक है। कटिहार में दिया सलाई, जिसे आप माचिस उद्योग भी कहते हैं। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास में है। पटाखा उद्योग पटना में है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना में है। रेशम उद्योग भागलपुर में है। कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि तसर रेशम के उत्पादन में कौन सा जिला टॉप पे है। अंग की राजधानी चंपा है, ये चंपा अभी वर्तमान का, प्राचीन काल का चंपा अभी वर्तमान का भागलपुर है। प्लाईवुड कारखाना हाजीपुर में है। सूती वस्त्र उद्योग गया में, फुलवारी शरीफ में। कागज उद्योग समस्तीपुर और दरभंगा में है। चमड़ा उद्योग मोकामा में है। खनन उद्योग औरंगाबाद में, और सिंदूर उद्योग लखीसराय में है। आप याद रख लीजिएगा। अब बिहार के इतिहास से संबंधित बातें कर लेते हैं। चीज़ें फैक्ट के रूप में है तो माफ़ कीजिएगा, आपको डिटेल में एनालिसिस करके हम नहीं बता पाएंगे। चलिए, प्राचीन बिहार। जानते हैं कि बिहार एक ऐसी भूमि है जिससे भारत का जन्म हुआ था। मगध का तो नाम आप सुने ही होंगे। वो जो बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, जिसमें मगध के संदर्भ में जानकारी थी, जिसका उत्कर्ष 6वीं शताब्दी में हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो महाजनपदों की संख्या जो है ना 16 थी, ठीक है। और मगध महाजनपद के अंतर्गत कौन कौन जिला आता था वो देख लीजिए। सोन और गंगा नदी के बीच वाला हिस्सा पटना, गया और नालंदा, ठीक है। और अंग के अंतर्गत भागलपुर मुंगेर वाला इलाका, बज्जी में ये वैशाली, ठीक है, इसकी राजधानी थी। और मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, जिसे राजगीर भी कहते हैं। और भागलपुर अंग की राजधानी चंपा थी। बज्जी की राजधानी वैशाली थी। मगध का उसका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, मगध में सबसे पहले राजवंश जो हुआ था उसकी स्थापना वृद्धरथ ने की थी। हाँ,
उसके बाद वंशावली के तौर पे हम देखते हैं तो हर्यक वंश आया था और इसके संस्थापक बिंबिसार थे। इसके अंतिम शासक की बात कर लें तो नागदशक थे और उसके बाद जो है नागदशक को मार करके उसके आमात्य थे शिशुनाग, उसने मार दिया था और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसके अंतिम राजा कालाशोक थे। नंद वंश आए थे इसके बाद। नंद वंश महापद्म नंद इसके संस्थापक थे और अंतिम राजा घनानंद थे। उसके बाद घनानंद से मतलब बेइज्जती लेकर के चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश को स्थापित किया। इसके अंतिम राजा वृद्धरथ थे। उसके बाद आया गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। इसके अंतिम राजा जो है इसके अंतिम शासक वो विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। पाल वंश, इसके संस्थापक गोपाल थे और अंतिम राजा मदन पाल थे। ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, याद रख लीजिएगा, जबकि पटना की स्थापना वो शेरशाह सूरी ने की थी। अब प्राचीन बिहार की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा और प्राचीन चले जाते हैं, पाषाण काल की बात कर लेते हैं। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, तो ये पूरा पाषाण के जो अवशेष हैं दक्षिण बिहार में मिले हैं, मुंगेर गया। ठीक है। हस्तकला वाला क्षेत्र, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी मिला है। मध्य देख लीजिए, पहली बात तो ये जान लीजिए, ये जो पूरा पाषाण काल है इसमें आग का आविष्कार हुआ था। मध्य पाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ था और नव पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा। मध्य पाषाण काल माइक्रोलिथिक एज जो था, इसमें इसके अवशेष मुंगेर से मिले हैं, भीम बांध के करीब से। तेज धार वाले औजार मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद नव पाषाण काल के अवशेष की बात कर लें तो कहाँ कहाँ पे मिले हैं? चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, यहाँ पे हड्डी के उपकरण मिले हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित चीज़ें आप लोगों को बाद में प्रोवाइड की जाएगी। बस इतना समझ लीजिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ये सवाल पूछा जाता है कि किन धर्मों का संबंध बिहार से रहा है, तो बिहार तो सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी धनी राज्य रहा है। तो यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू, मुस्लिम सभी कुछ हैं, सब धर्म हैं। चलिए वैदिक काल की बात कर लें तो समाप्त कीजिएगा। लाइट आई है, इसी वजह से फैन ऑफ कर लेता हूँ। चलिए तो शतपथ ब्राह्मण में बिहार शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कीकट और ब्रात शब्दों का उल्लेख है। ठीक है, जिसका मतलब पतित होता है। यजुर्वेद में विदेह राज का उल्लेख है और निमिवेदेव नाम के एक राजा का उल्लेख है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद शायद लगता है ये पेज गायब हो गया है, माफ़ कीजिएगा। मध्यकालीन बिहार के संदर्भ में जानकारी है। कर्नाट वंश के संस्थापक नानदेव थे और इसका अंतिम राजा हरिसिंह देव थे। और बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किए थे बिहार पे तो नरसिंह देव राजा थे। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। हालांकि जब हरिसिंह देव भाग गए थे नेपाल, तो चीज़ें जब डिटेल्स में बताई जाएगी आपको तब याद रख लीजिएगा। बख्तियार खिलजी एक तुर्क सेनापति थे। ये मुस्लिम शासन की शुरुआत किए थे बिहार में। उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बंगाल में सेन वंश चलता था जिसके संस्थापक थे लक्ष्मण सेन। ठीक है। और लक्ष्मण सेन के दरबार में ही शायद ये जयदेव रहा करते थे, याद रख लीजिएगा। हाँ, अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी की हत्या की थी और बिहार शरीफ में इसे दफनाया गया था इमादपुर में। सल्तनत काल की बात कर लें तो खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये बिहार में इन वंशों का अनुक्रम है। विजय अभियान 1324 से 25 तक चला था। गयासुद्दीन तुगलक ने चलाया था। फिरोज शाह तुगलक आए थे, राजगिरी में जैन मंदिरों को दान दिया था। मध्यकालीन बिहार में जौनपुर, अफगान वाला बात कर लेते हैं। जौनपुर का उद्भव हुआ था सासाराम में। शेरशाह सूरी के पिता का नाम था हसन खां। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर के 45 तक सूरवंश को चलाए थे। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। बचपन में एक शेर को मार दिए थे, इसी वजह से शेर खां की उपाधि दी गई थी बाहर खां वहानी के द्वारा। 1539 में चौसा का युद्ध लड़े थे हुमायूं के साथ, हुमायूं को हराया भी। उसके बाद 1539 में लड़े थे। फिर 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़े थे, उसमें भी हुमायूं को हराया और भारत में पुनर्स्थापित कर दिया। और कालिंजर में एक क्या हुआ था कि वो हथियार चढ़ा रहा था, उसी में इसकी मौत हो गई। प्रशासनिक सुधार भी इसने किए थे शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी इन्होंने। डाक सेवा चलाया था। ग्रेन चलाया था, ग्रेन चांदी के सिक्के चलाए थे। इस्लाम से या इसके बाद राजा बने थे। इसके बाद सिकंदर शाह। ठीक है, सिकंदरी गज को भी चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ताज खां, कररानी, सुलेमान खां, दाऊद खां। मुगल वंश की बात कर लेते हैं तो अकबर ने 1576 में बिहार में का हुआ कि मुनीम खां को बिहार के ऊपर आक्रमण करके मुनीम खां को अपना गवर्नर बनाया था। 1713 ईस्वी में फर्रुख सियर का पटना में राज्याभिषेक हुआ। शाह आलम द्वितीय का भी राज्याभिषेक हुआ था पटना में। अब थोड़ा सा उसके बाद बात कर लेते हैं। 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। हालांकि ये काफ़ी मतलब रोचक जानकारी है इसमें प्लासी की से जुड़ी हुई। बक्सर का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसके बाद ये तय हो गया था कि भारत में अंग्रेजों का शासन होगा। 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था। बौद्ध मतलब कहते हैं बिहार और सिख धर्म के संबंध मतलब का संबंध काफ़ी पुराना रहा है। सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, पटना में जन्मे थे। तेग बहादुर के पुत्र थे। 1666 में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम बीबी जयला था। ठीक है। उसके बाद ये 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जबकि 1704 में जो है नादिर में महाराष्ट्र में किसी अफगान ने इसकी हत्या कर दी थी। कंपनी का आगमन कर ली बात कर लें तो बिहार आने वाला प्रथम कंपनी कौन था, तो वो पुर्तगाली आए थे। सोलह उत्पादन के लिए बिहार काफ़ी प्रसिद्ध था और इससे संबंध में एक नोनिया विद्रोह भी हुआ था। 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। सीधे तौर पे सवाल पूछ लेता है। 1620 में अंग्रेजों ने पटना में फैक्ट्री बनाई। ठीक है। हाँ, 1651 में मतलब शायद बनाई थी। चलिए हाँ, 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर अंग्रेजों को छूट प्रदान किया था। उसके बाद आधुनिक बिहार की बात कर लें तो बिहार ऐसी भूमि रही है ना जहाँ के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। इसकी जनजातीय विद्रोह की बात कर लेते हैं। तमार विद्रोह 1789 से 94 के बीच हुआ था। चेरो विद्रोह 1900 में हुआ था। वो विद्रोह इसी भूमि वाला इलाका 1820 से लेकर के 21 के बीच हुआ था सिंह भूमि में। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में 1831-32 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में दामनी कोन वाले क्षेत्र में। ये राजमहल वाली पहाड़ी वाला जो इलाका था। सिद्धू कान्हो और चांद और भैरव इसके प्रमुख नेता थे। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था छोटा नागपुर में, और इसे गुलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। बिरसा मुंडा इसके प्रवर्तक थे। धरती बाबा के नाम से जाने जाते थे। ताना भगत विद्रोह 1913-14 में हुआ था। गांधीवादी विद्रोह था। जतरा भगत गांधीवादी विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। इसके बाद बात कर लेते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति। ये रोहिणी से हुई थी। पटना में पुस्तक विक्रेता थे पीरली, और उसने नेतृत्व किया था। इसके बाद की बात मैंने छोड़ दी है। 26 अप्रैल को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई, और जगदीशपुर से कुंवर से तो लड़े ही थे, आप जानते हैं कि फिर उसके बाद अमर सिंह आए थे, समांतर सरकार की स्थापना की थी। इसके बाद की चीज़ें शायद इस PDF में नहीं है, माफ़ कीजिएगा, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए, लेकिन जितनी सारी चीज़ें थी वो आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगी, उम्मीद करते हैं। इतना तो आश्वस्त करता हूँ आपको कि जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है उसकी गुणवत्ता काफ़ी अधिक है। वीडियो की क्वालिटी भले ही ख़राब हो, लेकिन उसकी गुणवत्ता काफ़ी अधिक है। तो बार बार देखें,